दोस्तों, मेरी कहानियों में सांप एक ऐसी कहानी है जो इंसान को हैरान कर देती है, क्योंकि उसका हीरो खुद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, सांप की औलाद कहता है। अपनी पैदाश का जवाज़ वो आसमानी सहीफ़ों में भी तलाश करता है और उससे कतई नज़र कहानी का भाव और कदम कदम पर तजस्सुस आखिरी वक्त तक आपको कहानी सुनने पर मजबूर कर देगा। मैं आशा बेगम को अच्छी तरह जानता हूँ, अशोक मेहता ने कहा। है तो वो मुअज़्ज़ज़ औरत, लेकिन उसकी शोहरत ज़्यादा अच्छी भी नहीं। वो बैनुल अक़वामी ख़वातीन की तंजीम की मकामी सेक्रेटरी है। बेसहारा लड़कियों और औरतों के लिए उसने एक दारुल अमान भी कायम कर रखा है। बहुत अलकात की औरत है और मालदार भी। जो कुछ तुम बता रहे हो वह हमारे हिसाब से बेकार बातें हैं। हाँ, एक बात और, उसे नवारदार जमा करने का शौक़ भी है, और फिर तो उसके बाहर की दुनिया से रवाबत भी होंगे। मार्टन ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे मैं उससे मिल चुका हूँ। नहीं मिले हो तो मिल लो, अशोक मेहता ने गहरा सांस लेते हुए कहा। क्या मैं रमज़ान से राब्ता पैदा करूँ? ज़रूर करो, लेकिन मुझे उसका मकसद भी बताओ। मकसद? अच्छा रहने दे, मैं नहीं मिलता, अशोक मेहता ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। और कुछ नहीं, बस हम प्रोग्राम के मुताबिक ही मिलेंगे, अशोक मेहता ने इतना कहकर सिलसिला मुंतक़े कर दिया। ये अशोक मेहता किसी वक्त भी हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, मार्टन ने रिसीवर रखते हुए कहा। मेरा तो ख्याल है कि उसे अभी नहीं, आलिया ने उसकी बात काट दी। जहाँ ये मुश्किलात पैदा कर सकता है वहाँ हमारे काम भी आ सकता है, इसलिए अभी उसे बर्दाश्त किया जाए। वैसे अब ये मकान ज़रूर बदल लें। अब जो मकान लें उसका हम दोनों के सिवा किसी और को इल्म ना हो, ताकि कोई भी हमारे लिए ख़तरा ना बने। कहो तो तुम ठीक ही रही हो, मार्टन ने कहा, लेकिन फ़ोन? मोबाइल फ़ोन से काम चला लेंगे, आलिया ने कहा। और मैं भी तो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन ही हूँ, लेकिन तुमने कालें कम कर दी हैं, आलिया ने खमार आलूद आंखों से मार्टन की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें पता है कि मैं कहीं और कॉल नहीं करता। कर भी कैसे सकते हो, आलिया ने खुद सपुर्दगी के अंदाज में मार्टन के करीब होते हुए कहा। इस लिबास में तुम्हें देखकर तो दिल में गुदगुदी होने लगी है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मेरा जी चाहता है कि हर वक्त तुम्हारी बाहें खुली रहें और मैं उनमें समाई रहूँ, मार्टन उसके करीब से उठते हुए कहा। और अभी हमें बहुत से काम करने हैं। सारे काम हो जाएंगे, पहले बुनियादी काम कर लें। ये वक्त बुनियादी काम का नहीं है, तुम प्लीज़ मुझे तैयार होने दो, मार्टन ने आलिया की गिरफ्त से अपने बाजुओं को आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए कहा। पता नहीं क्यों तुम कुछ मुझसे दूर भागने लगे हो। मेरा ख्याल है कि तुम मेरे जाने के बाद अब तक सिर्फ शराब पीती रही हो, मार्टन ने आलिया के हाथों को झटके से अलग करते हुए कहा। तुम जानती हो कि मैंने कभी जीनस को अपने लिए मसला बनने नहीं दिया। जिन मसाइल में हम घिरे हुए हैं उनकी मौजूदगी में, मार्टन, फ़िलहाल मैं कोई फ़लसफ़ा सुनने के मूड में नहीं हूँ, आलिया ने अपने नीम बरहना बदन को सोफ़े के हवाले करते हुए कहा। और मैं तो एक बात जानती हूँ, और वो ये है कि आजकल तुम मुझसे दूर दूर रहने लगे हो। पहले तो मेरे करीब आने की कोशिश करते थे और अब मैं कोशा रहती हूँ। यह हकीकत नहीं, सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, मार्टन ने आलिया की तरफ भरपूर अंदाज में देखते हुए कहा। और तुम कल भी मेरी ज़रूरत थी और आज भी हो। मेरी ज़रूरत तुम्हें वाकई है, लेकिन कमरे से बाहर। आलिया अचानक ही संजीदा हो गई। अरे तुम बुरा मान गई, मार्टन ने दोबारा सोफे पर बैठते हुए कहा। इतना संजीदा होना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं, माय डियर। अच्छा, यूँ करो कि पहले अपने नाजुक हाथों से मेरा हल्क तर करो, फिर। अगले ही लम्हे आलिया ने मार्टन के लिए शराब का एक जाम बनाया, जिसे वो गटागट चढ़ा गया। उसके बाद तो बस जाम पर जाम चलने लगे। शराब ने जैसे ही अपना असर दिखाना शुरू किया, मार्टन ने आलिया को अपनी बाहों में भर लिया। आलिया का पैमाना सब्र तो पहले ही लबरेज था, और थोड़ी देर बाद ही सोफ़ा यूँ लर्ज़ रहा था जैसे जल्जला आ गया हो। जल्जले के लम्हात गुजरने के फ़ौरन बाद मार्टन ने सांसों के ज़ेरो बम पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। अब ज़रा ठंडे दिलो दिमाग से इस बात पर गौर करो
कि अगर हम लोग यही कुछ करते रहे तो कामयाबियां हमसे हर लम्हा दूर होती जाएंगी। ये तुम्हारा ख्याल है, आलिया ने संभल कर बैठते हुए कहा। मालूम नहीं तुम्हारे अंदर ये तब्दीली क्यों पैदा हुई है। पहले तो तुम इस अंदाज में सोचने के आदी नहीं थे। तुम्हारा अपना ख्याल था कि फितरी तकादे पूरे करने के बाद इंसान का जहन तरोताज़ा हो जाता है। अच्छा खैर, ये कोई ऐसा मसला नहीं जिस पर हम बहस करें। मार्टिन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मैं नहा कर कपड़े तब्दील करता हूँ, इतनी देर में तुम इसके बारे में फैसला कर लो कि आज हमें आशा बेगम से मुलाकात करनी चाहिए कि नहीं। और ये कहकर मार्टिन नहाने की गरज से बाथरूम में चला गया और आलिया का जहन मुख्तलिफ ताने बाने बुनने लगा। आलिया किसी गहरी सोच में गर्क थी कि अचानक एक सांप को देखकर उसकी रगों में खून मंजमद हो गया। वो आधे से ज्यादा सोफे से बाहर था और उस सोफे पर ही मार्टिन के कपड़े और टोपी पड़ी हुई थी। लंबाई के हिसाब से उसकी मोटाई बहुत कम थी। ऐसा सांप उसकी नज़र से पहले कभी नहीं गुजरा था। सांप की जिल्द बिल्कुल सयाह थी और बात मकामात पर बेढंगे से दायरे से बने हुए थे। सांप का रुख आलिया की तरफ नहीं था, लेकिन दुम वाला हिस्सा देखकर उस पर सख्ता तारी हो गया। खौफ के मारे आलिया के मुंह से चीख भी नहीं निकली। आलिया ने बगौर देखा तो उसे महसूस हुआ कि सांप बेहिस्सो हरकत पड़ा है। खुद आलिया में हरकत करने की सिक्कत ना रही थी। चंद लम्हे बेहसो हरकत खड़े रहने के बाद सबसे पहला ख्याल जो आलिया के जहन में आया वो यही था कि यह सांप यहाँ तक पहुंचा कैसे। खिड़की और दरवाजों के रास्ते उस कमरे में आना तकरीबन नामुमकिन था। दरवाजे के नीचे वाले हिस्से में इतनी जगह थी नहीं कि आधा इंच कतर का सांप अंदर आ सके। खिड़कियां वैसे भी बंद पड़ी रहती थी। फिर ये आया कहाँ से? आलिया ने जहन पर जोर दिया। कहीं किसी ने हमारी गैर मौजूदगी में तो यहाँ, और उसको यहाँ डालने का मकसद तो साफ था। और मुमकिन है कि सांप के काटने से फौरन इंसान मर जाता हो। तो क्या ये मार्टिन के लिए है, मेरे लिए है, और किस के लिए है? आलिया का जहन मुख्तलिफ सवालात में उलझ गया। सांप ने अचानक की हरकत शुरू कर दी। वो बहुत आहिस्तगी से सोफे के निचले हिस्से की जानिब बढ़ रहा था। आलिया ने कमरे में इधर उधर देखा और उसे किसी ऐसी चीज की तलाश थी जिससे वो सांप को मार सके। उसे ऐसी कोई चीज दिखाई ना दी, अलबत्ता रिवाल्वर उसके पास मौजूद था। कमरे में रिवाल्वर से सांप पर फायर करना उसे मुनासिब नहीं लगा। छोटी मेज पर रखा हुआ गुलदान आलिया के काम तो आ सकता था, लेकिन उसमें यह खतरा था कि सही मकाम पर चोट नहीं लगी तो सांप हमले की बचाव की कोई सूरत नहीं थी। गुसल खाने का दरवाजा खुलते ही हल्की सी आवाज पर आलिया ने लम्हा भर के लिए उधर देखा और इधर सांप सोफे के नीचे गायब हो गया। सांप! आलिया ने मार्टिन की तरफ दबे पांव बढ़ते हुए कहा। मार्टिन! और सोफे के नीचे अभी अभी गया है। मार्टिन ने चौकन्ने अंदाज में सोफे की तरफ देखा। अभी वो अपनी निगाहें उस तरफ से हटाकर आलिया की तरफ देखना ही चाहता था कि सांप का सर सोफे से बाहर आ गया। लेकिन इस बार भी सांप का रुख उनकी तरफ नहीं था। क्योंकि आलिया सोफे के आगे से हट गई थी। अगर वो मार्टिन के अपने करीब आने का इंतजार करती तो उस वक्त दोनों सांप की निगाह में आ जाते, और ये बहुत खतरनाक सांप है। मार्टिन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, और मेरे यहाँ से निकलने के बाद तुम कहीं, ये वक्त सवाल करने का नहीं है, इसे ठिकाने लगाओ। आलिया ने मार्टिन की बात कतई कर दी और वो इंतहाई धीमी आवाज में बोली थी, ये तो बाहर आ जाए और फिर मैं इसका काम तमाम करता हूँ। सांप सोफे से गर्दन बाहर निकाले सामने वाली दीवार को देख रहा था और मार्टिन की निगाहें भी सांप की गर्दन पर जमी हुई थीं। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे सांप के बाहर आते ही उस पर झपट पड़ेगा। वो वक्फे से दबे पांव सोफे की तरफ भी खिसक रहा था। आलिया मार्टिन के साथ आगे नहीं बढ़ी, वो अपनी जगह ही खड़ी रही। उसकी निगाहें भी सांप की बाहर निकली हुई गर्दन पर जमी हुई थीं। मार्टिन को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। सांप अचानक बहुत तेजी से बाहर आया और मार्टिन ने उससे ज्यादा फुर्ती से उसकी दुम पकड़कर उसे फैजाब में लहराया और 2-3 चक्कर देने के बाद ऐसा झटका दिया जैसे कोड़े को झटका देते हैं। दूसरे ही लम्हे उसने सांप को दूर फेंक दिया और सांप ने 2-3 बल खाए और फिर साकत हो गया। ये हरकत उस हरामजादे यांग लाई के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मार्टिन ने गहरे सांस लेते हुए कहा, मेरे जाने के बाद तुम कितनी देर के लिए मकान से बाहर गई थी? मैं आधे घंटे में वापस आ गई थी।
बस उसी आधे घंटे में उसने अपना काम कर दिया, मार्टिन ने कहा। और जिस दिन उस कमीने ने हमें देख लिया था, उसी दिन मेरे ज़हन में यह बात आई थी कि इस बार यांग लाई हमें ठिकाने लगाने की भरपूर कोशिश करेगा। उसे पता है कि हमारे मुकाबले में वो किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकता। ये हरकत तो वो रात के वक्त भी कर सकता था, आलिया ने शाम की तरफ देखते हुए कहा। और इस तरह तो कोई हरकत आइंदा भी तो की जा सकती है अगर हमारी आंखें बंद रहीं तो, मार्टिन ने कहा। और किसी सड़क पर अनजानी सिमत से आने वाली कोई गोली भी हमारा इस्तकबाल कर सकती है। लेकिन अब ये फैसला करना है कि पहले यांग लाई को ठिकाने लगाया जाए या उसे बेमहार छोड़कर मिशन की तकमील करें। मेरा ख्याल है कि हमारी और यांग लाई की मंजिल तो जुदा नहीं, आलिया कमाल ने ठहरे हुए लहजे में कहा। हमें उसका भी एहसास है कि मैदान में यांग लाई के सिवा और भी पार्टियां मौजूद हैं, और फिर वो उन्हें छोड़कर हमारी जान का दुश्मन क्यों हो गया। इसका जवाब तो यह है कि यांग लाई शायद हमें दीगर अफराद के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत देता है। वो समझता है कि प्रोफेसर के मामले में किसी को कामयाबी होगी तो वो हम हैं। यही वजह है कि वो पहले हमें रास्ते से हटाना चाहता है। मेरा तो ख्याल है कि उसकी ज़्यादा तवज्जो हमारी तरफ है और अब वो खुलकर सामने आ गया है। हमारे कमरे में सांप डालकर उसने हमें मुकाबले की दावत दी है। उसे इल्म नहीं कि हम मुकाबले के लिए 2 हफ्ते पहले ही तैयार हो गए थे, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आज रमज़ान से मेरी एक मुलाकात तय है, मार्टिन ने आलिया की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। बस चंद लम्हे की मुलाकात है और उसके बाद मैं शेजान रेस्तोरां पहुंचूंगा। अगर मैं 9:10 तक शेजान ना पहुंचूं तो तुम वहां से उठ जाना, और उसके बाद क्या करना है वो तुम अच्छी तरह जानती हो। वो तो मैं जानती हूं, लेकिन क्या यांग लाई के लिए हम ये मकान खाली छोड़ देंगे? यांग लाई आज तो इस तरफ का रुख नहीं करेगा। वो तो सिर्फ शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में फ़ोन करके ये मालूम करने की कोशिश करता रहेगा कि सांप के डसे हुए करीबल मर्ग किसी फर्द या खातून को तो अस्पताल में नहीं लाया गया। मार्टिन का ख्याल चौंका ठीक ही था, इसलिए आलिया ने उसे इख्तलाफ करने की बजाय एक दूसरी बात की। अब मैं नहाने जा रही हूँ और तुम भी कपड़े पहनो और सांप को कहीं फेंक कर आओ, और फिर हम लोग खाना कुछ खाते पीते हैं। रमज़ान से मुलाकात में तो अभी बहुत देर है। और फिर उससे पहले कि मार्टिन कुछ कहता, आलिया गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गई। रात ठीक वक्त पर ही मार्टिन और आलिया घर से निकले। घर से निकलते वक्त मार्टिन ने आलिया से कहा था कि वो उसे ऐसी जगह छोड़ देगा जहां से टैक्सी आसानी से मिल जाए। टैक्सी से शिदान तक पहुंचना आलिया के लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन वह तन्हा जाना नहीं चाहती थी। तुम्हें कोई नहीं खाएगा, मार्टिन ने कार की रफ्तार में इजाफा करते हुए कहा। और यूं भी यहाँ के टैक्सी ड्राइवर गैर मुल्की ख़वातीन से घबराते और डरते हैं। वो तुम्हें सीधा होटल पहुँचा देगा। बस तुम होटल में बैठकर खाओ पियो और मेरा इंतज़ार करो। इंतज़ार तो बोरियत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी माई डार्लिंग। मार्टिन ने विंड स्क्रीन से नज़रें हटाकर अकबी आईने की तरफ देखते हुए कहा। और पता नहीं क्यों उसकी छठी इस कह रही थी कि उनका ताक़ब किया जा रहा है। मार्टिन के पीछे आने वाली कारों में उसे कोई मशकूक कार नज़र नहीं आई, क्योंकि हर कार वाला किसी न किसी सूरत आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा वहम है, हमारा ताक़ब नहीं हो रहा, आलिया ने मार्टिन की नज़रें पढ़ते हुए कहा। अगर वो हरकत यांग लाई ही की थी तो फिर वो अब मुतमिन होगा। तुमने ये अगर क्यों कहा? मार्टिन ने पूछा। अगर मैंने यूं कहा कि यांग लाई के अलावा भी तो कोई ये हरकत कर सकता है। सांप से हमें खौफ अदा करने की कोशिश भी तो की जा सकती है। मुमकिन है कि वो सांप बेज़रर ही हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? और मैंने उस नुक्ते पर गौर नहीं किया होगा, फिर किस नतीजे पर पहुंचे? मेरे ख्याल में ये काम सिर्फ यांग लाई का हो सकता है, सिवाय सरकारी लोगों की और कोई तीसरी पार्टी मैदान में है भी तो नहीं। ये काम प्रोफेसर राहील के दोस्त अहबाब भी तो कर सकते हैं। उसके दोस्त अहबाब शरीफ लोग हैं और शराफत इंसान को बुज़दिल बना देती है, लिहाजा इस काम की तवक्का किसी बुज़दिल से नहीं की जा सकती। औरत बहुत खतरनाक चीज़ होती है, आलिया ने पुरख्याल अंदाज में कहा। और शेर से ज़्यादा खतरनाक शेरनी, नाग से ज़्यादा खतरनाक नागन। और मेरा ख्याल है कि तुम फौजिया और नशीन के बारे में सोच रही हो। हाँ, उन दोनों में से कोई एक यहाँ के बदमाशों से रब्ता कर सकती है और उनके ज़रिए हमें। फालतू बातों मत करो, मार्टिन ने कदरे तुर्श लहजे में कहा। और इस किस्म की बेतुकी बातें सोच कर
तुम अपना वक्त बर्बाद करने लगी हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी इस जाविये पर गौर करना चाहिए, और ये भी तो मुमकिन है कि उन दोनों में से किसी एक से यांग लाई ने राब्ता किया हो। हाँ, इसका इम्कान है, वरना ये बात मालूम करने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यांग लाई उन लोगों में से है जो खूबसूरत औरत को सामने देखकर अपनी मौत को भी भूल जाते हैं, और फौजिया से ज़्यादा हसीन नौशीन है। अगर यांग लाई खुद भी उस तक पहुंचा होगा तो तुम तो औरत को सिर्फ एक ही मुशर्रफ की चीज़ समझते हो, और मेरे ख्याल में यह औरत की तौहीन है। शरीफ औरतें एक ही मुशर्रफ की होती हैं। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। किसी भी शरीफ औरत को शोला बनने में देर नहीं लगती। खैर, इस बहस को फिर किसी और वक्त के लिए उठा रखो। जब नौशीन या फौजिया प्रोफेसर की चाहत में शोला बन जाएंगी तो उन्हें सर्द करना भी हमें आता है। इस वक्त तो तुम सिर्फ यांग लाई के बारे में सोचो कि उसे किस तरह बिल से निकाल कर मारा जाए, और रमज़ान को यांग लाई के ठिकाने कैलम नहीं किया। नहीं, चन लन और यांग लाई कभी मिलकर नहीं रहते, और उनका तरीक़ेकार ये है कि एक मशरक़ में रहेगा और दूसरा मगरब में। अक्सर वे एक दूसरे को अपने पते से भी लाइल्म रखते हैं, और इस बार भी उन्होंने यही किया है। खैर, रमज़ान से बात हो जाए तो मैं यांग लाई को बिल से बाहर आने पर मजबूर करूंगा। और ये कार की रफ्तार किस खुशी में हल्की कर दी तुमने। तुम्हारी मंजिल आ गई। मार्टिन ने कार को एक तरफ करके ब्रेक लगाते हुए कहा। आलिया के कार से उतरते ही मार्टिन ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। उसने ये भी नहीं देखा कि आलिया खड़ी है कि आगे बढ़ गई। औरंगजेब पार्क पहुंचने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। पार्क के करीब पहुंचकर उसने अपनी दस्ती घड़ी पर निगाह डाली। वो ठीक वक्त पर पहुंचा था। रमज़ान से उसने कहा था कि वो वक्ते मुकर्रर पर पहुंचकर पार्क के साथ बने हुए फुटपाथ पर खड़ा हो जाएगा, और वह अपनी कार उसके करीब लाकर ब्रेक लगाएगा, और रमज़ान को अगली तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर वाली सीट पर बैठना है। कार में बैठे ही बैठे गुफ्तगू हो जाती, और वह रमज़ान को किसी मुनासिब जगह कार से उतार देता। पार्क के बिल्कुल करीब पहुंचकर मार्टिन ने कार की रफ्तार कम की और कार को फुटपाथ के करीब ले गया जहां रमज़ान को खड़े होना था। जैसे ही मार्टिन वहां पहुंचा, उसने देखा कि फुटपाथ पर लोगों का हजूम लगा हुआ है। लोग ना सिर्फ फुटपाथ पर थे, बल्कि आधी से ज़्यादा सड़क भी लोगों से पिट गई थी। ये क्या हो गया? और मार्टिन ने कार को ब्रेक लगाकर हजूम की तरफ देखते हुए सोचा। लोगों पर ना सिर्फ मार्टिन की कार की हेडलाइट्स की रोशनी पड़ रही थी, बल्कि दीगर कारों की रोशनी भी। मार्टिन की कार से आगे 2 कारें खड़ी थी और उसके पीछे भी, और लम्हा भर में कई कारें जमा हो गईं। मार्टिन को अंदाज़ा हो गया कि कार का आगे जाना मुश्किल है, और ये अंदाज़ा लगाते ही उसने कार बंद की और फुटपाथ के करीब आ गया। मार्टिन ने इशारा करके एक शख्स से पूछा कि क्या हो गया है। होना क्या है साहब, इस मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ गई है, उस शख्स ने कहा, और एक आदमी फुटपाथ पर मरा पड़ा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। आदमी मरा पड़ा है, और मार्टिन ने टूटी फूटी उर्दू में कहा, कोई उसे गोली मारकर गुजर गया है जी, वो खून में लथपथ पड़ा है। वो शख्स तो ये कहकर गुजर गया कि उसे मार्टिन की कैफियत का अंदाज़ा करके तसल्ली देने की जरूरत भी क्या थी। उस शख्स के जाते ही मार्टिन ने सोचा कि कहीं मरने वाला रमज़ान ही ना हो। लाश के गिर्द जमा लोगों को हटाकर लाश देखने में मार्टिन को ज़्यादा देर नहीं लगी। लाश पर नज़र पड़ते ही वह पीछे हटा और तकरीबन दौड़ते हुए कार तक पहुंचा। जैसे तैसे उसने कार को हजूम से बाहर निकाला, और फिर उसकी वापसी का सफ़र शुरू हो गया। शहजान रेस्तोरां की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रहा था कि रमज़ान को गोली मारने का मतलब तो यही है कि यांग लाई हमारी हर हरकत से बर वक्त आगाह हो रहा है, और जो काम मुझे करना था वो यांग लाई ने आखिर क्यों किया। असूली तौर पर तो उसे रमज़ान को अगवा करना चाहिए था, ताकि वो उसे मेरे बारे में सब कुछ उगलने पर मजबूर कर सकता। मैं रमज़ान को इसीलिए तो ख़त्म करना चाहता था कि वो यांग लाई को चन लन के कत्ल के बारे में कुछ भी ना बता सके। मार्टिन का ज़हन तेज़ी से ताने बाने बुन रहा था, और उसकी कार शहजान की तरफ उड़ी जा रही थी। उसने बहुत कम वक्त में औरंगजेब पार्क और शहजान का दरमियानी फासला तय किया। शहजान में आलिया उसकी मुंतज़िर थी, और मुझे तवक्का नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। आलिया ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे से तो यूँ लग रहा है जैसे तुम बुरी खबर सुनकर आए हो। बुरी खबर सुनकर नहीं, देख कर आया हूँ। मार्टिन ने रेस्तोरां में इधर उधर देखते हुए कहा, चलो उठो यहाँ से। अरे एक अदर चाय तो नहीं, चाय का वक्त नहीं है। तुमने बिल अदा कर दिया कि नहीं? अगर नहीं किया तो काउंटर पर अदा कर दो।
उठो बस। मार्टिन ने आलिया को जुमला पूरा करने नहीं दिया। जल्दी आओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं कार में। आलिया कमाल ने भी खासी फुर्ती का मुजाहरा किया और थोड़ी देर बाद ही मार्टिन की कार घर की तरफ जा रही थी। तुम पीछे नजर रखो। और मार्टिन ने कार की रफ्तार में मजीद इजाफा करते हुए कहा, और मेरा ख्याल है कि बड़ी जहानत से मेरा ताक़ब हो रहा है। वो तो मैं पीछे नजर रखे हुए हूँ, और तुम ये भी तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। होना क्या है, मेरे पहुंचने से चंद मिनट पहले ही किसी ने रमज़ान को गोली का निशाना बना दिया। क्या वो मर गया? नहीं, अभी जिंदा है। तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम पहुंचो तो वह तुम्हारे कदमों में जान दे। मार्टिन के लहजे में तंज था। तुम कुछ झल्ला गए हो मार्टिन, आलिया ने संजीदा लहजे में कहा, जबकि हम जैसे लोगों को झल्लाना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारी झल्लाहट दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, और तुम भी तो रमज़ान को ख़त्म करने ही गए थे। ये काम किसी और ने कर दिया ताकि तुम्हारी गर्दन का एक और खून का बोझ कम हो जाए। और क्या तुम मुझ पर तंज कर रही हो? नहीं, उस हकीकत का इजहार कर रही हूँ जो इत्तेफाक से तुम्हारी नज़रों से उजल होती जा रही है। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि उस दरिया के किनारे हम दोनों ही शिकार करने नहीं बैठे हैं। कुछ शिकारी और भी हैं। उनमें से बाद ऐसे भी होंगे जो खुद शिकार करने के काबिल ना हों तो हमारा शिकार खराब करेंगे। हमें बहरहाल जहानत और दिल जमी से हर किस्म के हालात का मुकाबला करके अपने शिकार की तरफ बढ़ना है। मार्टिन ने आलिया की बात पर कोई तबसरा नहीं किया। वो वंडा स्क्रीन पर नजरें जमाए जल्द अज जल्द घर पहुंचने की कोशिश में लगा रहा। उसकी कोशिश थी कि घर पहुंचने से कबल उसे ब्रेक पर पैर ना रखना पड़े, लेकिन उसे अपनी कोशिश में कामयाबी नहीं हुई। कई जगहों पर उसे सिग्नल के सुर्ख लाइट ने रुकने पर मजबूर किया, और जाने किस उल्लू के पट्टे ने यह सिग्नल ईजाद किया है। चलो उतरो, अभी चलकर मालूम करते हैं और उसको गोली मार देते हैं। आलिया को भी बोलने का मौका मिला और यूं महसूस हो रहा था जैसे वो उसकी जल्लाहट से खासी महफूज हो रही हो। अगर इत्तेफाक से घर पहुंचकर तुम्हें किसी गैर मतवक्का सूरत हाल का सामना करना पड़े तो तुम्हारी हालत क्या होगी? तुम्हारे ख्याल में क्या मैं इस बात का इम्कान है? मार्टिन ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। सिग्नल खुल गया था, और रमज़ान के कत्ल का मतलब तो यही है कि अब हमें बहुत मोहतात हो जाना चाहिए, वरना प्रोफेसर की सूरत देखे बगैर ही नहीं, जो लोग भी ये सब कुछ कर रहे हैं वो आसानी से हमें भी मार सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें हमारी ज़िंदगी अजीज है। तुम ठीक कह रही हो, और मुमकिन है कि उनका ख्याल हो कि प्रोफेसर हमारे ही पास है। अगर उनका अंदाज़ा यही है तो फिर वो हमें ठिकाने लगाकर प्रोफेसर का सुराग गुम करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक बात और भी हो सकती है। वो क्या? ये भी मुमकिन है कि हमारे दुश्मनों के हाथ प्रोफेसर तो लग ही गया है, और अब वो हमें ठिकाने लगाने से पहले हरासा कर रहे हों ताकि हम मैदान छोड़कर भाग जाएं, और वह किसी भी मुल्क से प्रोफेसर का सौदा कर लें। हमने हरासा होकर मैदान ना छोड़ा तो फिर बेमजबूरी वो हमें ठिकाने लगा देंगे। यहाँ मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता, प्रोफेसर मार्टिन ने कार की रफ्तार कम करते हुए कहा, और अब वो उस जैली सड़क की तरफ जा रहा था जिसके इख्तिताम पर उनका मकान था। हम लोग खासी रफ्तार से आए हैं, आलिया ने कार से उतरते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमारा ताक़ब नहीं हुआ, मार्टिन ने गाड़ी ला करते हुए कहा, और मकान की तरफ बढ़ गया। आलिया उसके पीछे पीछे ही दरवाजे तक आई, और चाबी आलिया के पास ही थी। उसने जैसे ही ताले में चाबी डाली उसकी पेशानी पर कई शक्लें उभर अरे ताला तो खुला हुआ है। और उसने सरगोशी की, लेकिन मैंने तो लॉक चेक किया था। मुझे यकीन है कि तुमने चेक किया होगा, मार्टिन ने कहा, और दरवाजे को धक्का देकर खोला, और दोनों एक साथ ही मकान में दाखिल हुए थे, और दोनों के चेहरों पर हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात थे। तीनों कमरों के इस मकान की कोई ऐसी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी, और तोड़ फोड़ तो नहीं की गई, लेकिन हर शय बिखरी हुई थी। आलिया ने तेजी से तीनों कमरे देख डाले, और फिर उस अलमारी की तरफ बढ़ी जिसमें सेफ भी था। आओ इसे सीधा करें। अगर तुम सेफ में मौजूद रकम की फिक्र है तो वह महफूज ही होगी। और मार्टिन ने अलमारी को सीधा करते हुए कहा, और यह सामान की हालत बता रही है कि जो लोग यहाँ आए थे उन्हें ना किसी चीज़ की तलाश थी, और ना वो सामान को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। हमें नुकसान पहुँचाना चाहते थे, क्यों? यही बात है ना। हमें जो नुकसान पहुँचाना चाहते थे वो तो शायद पहुँचा चुके। मार्टिन ने मकान के खुली खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, और ये खिड़की तो बंद थी, सेफ भी बंद था। आलिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन अब खुला हुआ है और उसमें रकम भी नहीं। रकम नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता है?
जैसे सब कुछ हो रहा है, आलिया ने कहा और उठकर खुली खिड़की के करीब पहुंची। ये खिड़की तो बेतवजही से किसी ने खोली है और उसके जरिए ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके आदमियों ने सामान उलटने पलटने के बाद खिड़की खोल कर दरवाजे बंद किए हैं और फिर कोई सांप खिड़की। हाँ, शायद उन्होंने तो यही कुछ किया है और जरूर उन्होंने सांप। तो क्या तुम्हारे ख्याल में यह हरकत भी यांग लाई की? आलिया ने फिक्रा अधूरा छोड़कर चौकन्ने अंदाज में कमरे का जायजा लिया। सिवाय इसके कि मेरे ज़हन में किसी और का नाम नहीं आ रहा, मार्टिन ने खुद भी कमरे का जायजा लेते हुए कहा। तीनों कमरों की सूरत ऐसी तो नहीं कि सांप कहीं छुप कर बैठ जाता और कमरों में मुक्त सिर सा सामान था। इस वक्त तो बैठ सकता है। आओ सोफे सीधे करें और देगर चीजें भी। वो अलमारियां, मेजें, खाने की मेज के गिर्द बिछी हुई कुर्सियां, सिंगार मेज और देगर सामान सीधा करके रखने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी और ना ही सांप कहीं नजर आया। सांप तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस रात इस मकान में गुजारना खतरे से खाली नहीं। आलिया के लहजे से परेशानियां यहाँ थी। यहाँ डिफेंस में मेरी एक दोस्त रहती है, उसके घर चलें और वहां रात बसर करेंगे। लेकिन पहले तो तुमने कभी अपने डिफेंस वाली दोस्त का जिक्र नहीं किया। गैर अहम और घरेलू किस्म की औरत है और उसका शोहर मकामी है। क्या यहाँ आने के बाद तुम उससे मिल चुकी हो? नहीं, फ़ोन किया था और डायरेक्टरी में उसका नंबर मिल गया तो मैंने सोचा फ़ोन ही कर लूँ। वो इसरार भी कर रही थी कि चंद दिन उसके घर गुजारे जाएं। 2-4 दिन में वो दूसरा मकान तलाश कर लेंगे और मकान के मालिक से हिसाब किताब भी। घर से निकलकर जब आलिया और मार्टिन कार में बैठे डिफेंस की तरफ जा रहे थे, उस वक्त रात के 11:30 बजे थे। मार्टिन कार ज्यादा तेज रफ्तारी से चला नहीं रहा था। उसका ख्याल था कि धीमी रफ्तार से कार चलाने का एक फायदा यह भी है कि ताक़ब में आने वालों पर फौरन निगाह पड़ सकती है। और थोड़ी देर बाद मार्टिन की कार आलिया के दोस्त के घर के सामने रुक गई। नौशीन गुज़श्ता कई रोज से नसार करमानी के घर पर ही थी। अपने घर में उसका दिल बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। प्रोफेसर राहील के बारे में नसार करमानी और दीगर दोस्तों ने भी बहुत भाग दौड़ की थी। नौशीन उस भाग दौड़ में उन सब से आगे थी। जब वो पुलिस की तरफ से मायूस हो गई तो उसने अदालत से रजू करने का फैसला किया और ये फैसला करने के बाद ही वो नसार करमानी के घर गई थी। नसार करमानी उसका बहनोई था, लेकिन वो उसे अपनी बेटी की तरह समझता था। इसलिए नौशीन को यकीन था कि वो उसकी बात को रद्द नहीं करेगा। उसके अलावा ये कि प्रोफेसर राहील नसार का भी दोस्त था और उसकी गुमशुदगी से वो भी बहुत परेशान था। ये बात भी करमानी को मालूम थी कि नौशीन प्रोफेसर को कितना चाहती है और प्रोफेसर के इस तरह गायब हो जाने पर उसके दिलो दिमाग की क्या कैफियत होगी। जब नौशीन ने प्रोफेसर की बाजियाबी के सिलसिले में अदालत से रजू करने की तजवीज़ पेश की तो करमानी फौरन ही तैयार हो गया और वो दोनों ही शहर के एक बड़े वकील के पास गए। उस वकील से नसार के ज़ाती मरासम भी थे और वकील के सामने जब यह तजवीज़ रखी गई तो उसने बताया कि प्रोफेसर के बारे में अदालत से रजू करना और फिर उसकी खातर ख्वाह नताइज बरामद करना बहुत मुश्किल है। अदालत पुलिस को यह हुक्म तो देगी कि प्रोफेसर राहील को अदालत में फौरी तौर पर पेश किया जाए, लेकिन पुलिस प्रोफेसर को अदालत में उसी वक्त तो पेश करेगी जब प्रोफेसर पुलिस की तहवील में होगा। अदालत से ऐसे मामलात में तो उस वक्त रजू किया जाता है जब यह यकीन हो कि आदमी पुलिस की तहवील में है और पुलिस उसे नाजायज़ और गैर कानूनी अंदाज में तशद्दुद का निशाना बना रही है। वकील की बात नसार करमानी की समझ में फौरन ही आ गई, लेकिन नौशीन का इसरार था कि कुछ भी हो हमें अदालत से ज़रूर रजू करना चाहिए। वक़्त और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत क्या है? वकील ने नौशीन की तरफ देखते हुए कहा। और ज़्यादा बेहतर यह है कि पुलिस और सीआई के जिम्मेदारान अफसरान पर जोर डाला जाए कि वो प्रोफेसर की तलाश में अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करें। और यहाँ के बेशतर अफसरान से मेरे तल्लुकात हैं, अगर आप कहें तो मैं बात करूँ। बिल्कुल करें वकील साहब, नसार करमानी ने कहा। नौशीन गुमसुम सी हो गई थी और थोड़ी देर बाद ही वो लोग वकील के दफ्तर से घर पहुँचे और उस दिन से नौशीन नसार करमानी के घर पर ही थी। उस दौरान उसने वकील के दफ्तर के ही फ़ोन किए और उससे ये मालूम करने की कोशिश की कि उसने किस किस अफसर से प्रोफेसर की बाजियाबी के सिलसिले में बात की।
वकील ने सिवाय सवालात करने के कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, और जब वो वकील की तरफ से भी मायूस हो गई तो उसकी परेशानी में इजाफा हो गया। प्रोफेसर को नशीन अपना दिल की धड़कन, अपने सांसों का जीरो बम, अपने ज़हन की जला, अपने जज्बात का चांद, अपने अरमानों का देवता और अपनी रूह का तस्वर करती थी। और राहील के बगैर ज़िंदगी का तस्वर करना, हंसना, मुस्कुराना और गुलाबों की तरह खिले रहना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। जब से प्रोफेसर राहील उसकी नज़रों से उजल हुआ था, उस वक़्त से वह लम्हा लम्हा टूट रही थी। उसे यूं महसूस होता जैसे वो तारीकी के अथाह समुद्र में उतरती जा रही हो। किसी तरफ कोई उम्मीद की किरण उसे नज़र नहीं आ रही थी, और बाद औक़ात तो वह ये सोचने लगती कि अगर वो मर्द होती तो अपनी मोहब्बत, अपनी ज़िंदगी, अपनी मसरत और अपनी तमन्ना को पाताल से भी खींच लाती। नौशीन नहीं जानती थी कि प्रोफेसर राहील पर क्या गुजरी है। अलबत्ता उसे इस बात का यकीन था कि प्रोफेसर उसके बगैर मर नहीं सकता। राहील और मैं एक साथ ही मरेंगे, और ये फिक्रा वो जाने कितनी बार कह चुकी थी। उसे कई बार यह एहसास भी हुआ था कि प्रोफेसर राहील के दिल में उसके लिए जगह नहीं, लेकिन वह दूसरे ही लम्हे उसने खुद को राहील के दिल की मलका तस्वर किया। ऐसे ही लम्हों में जाने कितनी बार वो राहील की बाहों में कसमसाई, मचली, और फिर उसके चौड़े चकले सीने में पनाह ली। और फिर राहील के दिल ने शहनाई जैसी आवाज़ में जो इकरार मोहब्बत किया था, वो अल्फाज नौशीन की ज़िंदगी का हासिल थे। नसार करमानी अजब मखमसे में पड़ा हुआ था, और प्रोफेसर राहील उसका दोस्त तो था ही। नौशीन की प्रोफेसर में दिलचस्पी ने करमानी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। उसे मालूम था कि नौशीन दिलो जान से राहील को चाहती है। करमानी ये भी जानता था कि उसकी साली राहील के इश्क में किस हद तक आगे निकल चुकी है। करमानी समझता था कि राहील की तलाश में नौशीन कोई सा इंतहाई कदम भी उठा सकती है, और करमानी को तो इस वक्त से डर लगता था। करमानी का दूसरा सरदर्द फौजिया थी। उससे राहील के गुम हो जाने पर अलग क़यामत उठा रखी थी। जब करमानी को मालूम हुआ कि फौजिया ने प्रोफेसर की गुमशुदगी का इतला आला सरकार हकाम को एक बाकायदा दरख्वास्त के जरिए दी है, तो उसे ये बात खिलाफे मुंतक लगी। और जब उसने फौजिया से उस दरख्वास्त की कापी लेकर पढ़ी तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। फौजिया ने उसकी दरख्वास्त में अपने उस शुबे का इजहार किया था कि प्रोफेसर राहील को गैर मुल्की ताकतों ने अगवा किया है, और वो ताकतें उसी की मख्फी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहती हैं। करमानी के ख्याल में ये बात उस लिए नामुनासिब थी कि अगर हुकूमत की कोई एजेंसी फौजिया से किसी एक गैर मुल्की ताकत का नाम भी पूछती तो फौजिया ये बता नहीं सकती थी, जिसके नतीजे में उल्टी मुसीबत गले पड़ जाती। करमानी ने इस बात का इजहार फौजिया से किया, मगर फौजिया तो थी किसी और जहान में। वो अपने तई राहील की खैर ख्वाह और हमदर्द बनी हुई थी। जब उसने करमानी की बात मानने से इनकार कर दिया तो बात ख़त्म हो गई। और ये बात अलबत्ता दुरुस्त थी कि करमानी को उससे मुलाकात करके अफसोस ही हुआ था। फौजिया से मिलकर जब करमानी अपने घर लौटा तो नशीन उसकी बीवी के साथ बैठी बातें कर रही थी। करमानी ने दानिस्ता प्रोफेसर का जिक्र ना किया। वो जानता था कि नौशीन की मोहब्बत फौजिया से कतई मुख्तलिफ और सच्ची है, लिहाजा करमानी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नौशीन और अपनी बीवी से गुफ्तगू शुरू कर दी, और थोड़ी देर बाद वो तीनों खाने की मेज़ पर थे। खाने से फारग होकर करमानी ने अपनी बहन नौशीन से कहा कि मेरे पास बहुत अच्छी आर्ट मूवी है, क्या देखी जाए? कौन सी फिल्म है? और नौशीन ने बेजारी से सवाल किया। एक डॉक्टर की मौत, नसार करमानी ने जवाब दिया, और मैं ये फिल्म ख़ास तौर से तुम्हारी बहन के लिए लाया था। मैं तो दोस्तों के साथ ये फिल्म देख चुका हूँ, और उस फिल्म में शबाना आदमी और एक नया हीरो फन की बुलंदियों पर है, और ये खुदा क्या आइडिया है फिल्म का, और तुम देखो तो। नौशीन का जी तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अपनी बहन और बहनों के इसरार को वो टाल ना सकी, और खाने से फारग होकर वो तीनों टीवी लॉन्च में बैठकर फिल्म देखने लगे। फिल्म देखते देखते जैसे ही खामोशी मैसर आई, नौशीन का जहन फिर राहील की तरफ उठ गया। मुझे नींद आ रही है, और नौशीन ने फिल्म के दौरान में उठते हुए कहा। करमानी और मिसेस करमानी ने एक दूसरे की तरफ देखा और नौशीन को रोकना मुनासिब ना समझा। मिसेस करमानी ने कहा कि तुम नीचे वाले कमरे में सो जाओ, और फिल्म देखने के बाद हम लोग ऊपर अपने बेडरूम में चले जाएंगे। ओके, राइट। और नौशीन ने जाते हुए कहा गुड नाइट। कमरे में घुसते ही नौशीन ने होले से दरवाजे को भेड़ दिया और बिस्तर पर जा गिरी।
उसे अपने इर्द गिर्द का होश नहीं था और टीवी लाउंज से फिल्म की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। नौशीन बिस्तर पर लेटने से पहले कमरे की लाइट ऑफ करना नहीं भूली थी और अंधेरा होते ही उसने मुसाफत तय करना शुरू कर दी। नौशीन ने आंखें बंद की और अपने महबूब की आगोश में पहुंच गई। उसे यूं लगा कि वो हिफ्ते अफलाक की सैर करने निकली हो और उसके पांव जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। और जहां वो उस लम्हे थे वो दुनिया का कौन सा किनारा था, और ये बात तो खुद नौशीन के इल्म में नहीं थी। उसने तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर राहील के सुपुर्द कर रखा था। उसके आईना तस्वर पर नजर आने वाला हर अक्स रंगीन हुआ करता था। वो राहील का नर्म नाजुक हाथ अपने शान और रुखसारों पर महसूस कर रही थी। उसका सांस तेजी से चल रहा था और जाने किस लम्हे उसके तायरे ख्याल को करार आया और वह नींद की गहरी वादी में चली गई। ऐसी पुरसकून नींद उसे कितने दिनों बाद नसीब हुई थी और ये कुछ तो नौशीन ही जानती थी।